अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ नाजिश नुमान। अहम समाअत हुई है आज आसिफ अली जरदारी की ज़मानत में 29 अप्रैल तक के लिए जो तौसी की गई है। इसके अलावा हमजा शहबाज अब बेल पर हैं 17 अप्रैल तक। ये तमाम अहम मामला जिस पर हम तफसीली बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आप आए, स्टूडियो तशरीफ़ लाए। दरख्वास्त दी अदालत में कि उनका केस ख़त्म किया जाए, उनके खिलाफ जो रेफरेंस बनाया जा रहा है, जो इंक्वायरी हो रही है, वो इंक्वायरी ख़त्म की जाए। वो तो रिलीफ के लिए जाएंगे और अगर उनको मिला तो रिलीफ ही मिलेगा। और ऐसी किस कोई रिलीफ का उम्मीद जाहिर की जा रही है उन भाइयों की जानिब से? वो तो इस बात के लिए कि जिन प्लाटों के बारे में ये रेफरेंस जा रहा था, उन प्लाटों के बारे में कहा गया है कि वो उनके मुलाजमीन के हैं, उनके नहीं हैं। हाँ। अगर ये कहीं और होता तो फिर ये कहा जाता कि फ़लाँ आदमी के बहुत ही करीबी साथी या उनके जो है मुलाजमीन को दिए जा रहे हैं, तो उस पर एतराज़ होता। हमें इस बार एतराज़ नहीं है कि चौधरी शुजात हुसैन या चौधरी परवेज़ इलाही रिलीफ क्यों लेते हैं, लेकिन बात यह है कि ये सारे का सारा एक क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर केस बनता है तो बनना चाहिए, नहीं बनता है तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन रिलीफ सबके लिए हो। ऐसा ना हो कि एक ही नौइयत के मामले में एक आदमी को कहें कि जी आप चले जाएं, आपके खिलाफ कोई मसला नहीं है, और दूसरे आदमी को पकड़ लें और कहें कि नहीं आपको तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो रिलीफ सबके लिए नज़ीर लगारी साहब, किस तरह से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा? किस तरह से रिलीफ दिया जाए जो सबके लिए बराबर हो? वो जो पिया को कौन करेगा, कैसे करेगा? वो जो पिया को भाई, जो पिया को भाई वो उसको रिलीफ मिलेगा, जो पिया को ना भाई उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। चलें, सही है। एक और जो हम समाअत हुई, बल्कि कार्रवाई के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। नैब ने हमजा शहबाज को दोबारा तलब कर लिया और इसके अलावा आपको बताएं कि जुमे को 11 बजे तलब किया गया है, यानी आज बरोज़ बुध है। परसों जुमे को हमजा शहबाज शरीफ को तलब किया गया है। शहबाज शरीफ जो कि बैरून मुल्क के लिए परवाज़ भर चुके हैं, अब हमजा शहबाज पेश होंगे और उनकी जानिब से 2 दिन का टाइम मांगा गया। परसों क्या होगा नज़ीर लगारी साहब? परसों मेरे ख्याल है कि उनको जाना चाहिए। अगर इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है तो इंक्वायरी के लिए जाना चाहिए। हाई कोर्ट की तरफ से उनको जो है वो मिल चुका है रिलीफ, और वो जो है अपना वो बेल पर हैं, और बेल पर होते हुए शायद उनकी गिरफ्तारी अमल में ना आए। तो ये हमें इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि अदालतों का एहतराम किया जाएगा। नैब जो है वो अदालतों के दी हुई रिलीफ पर जो है वो अपनी कार्रवाई नहीं डालने की कोशिश करेगी, उनसे जो भी पूछ कुछ करना होगा करेगी, लेकिन अगर 17 तारीख तक उनकी बेल है तो 17 तारीख तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या एग्जाम्पल सेट की जाती है जब कोई पेशी के लिए जाता है, लीगी रहनुमा या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या किसी भी सियासी जमात का एक जम्मे खफीर कारकुनान का एक काफिला उनके हमरा चल पड़ता है और फिर बदनज़मी कैसे मनाजिर अदालत के बाहर नजर आते हैं। अदालत बरहमी का इजहार करती है। आज भी यही कुछ हुआ, अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया कि बाहर तो लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं अपने लीडरान के साथ। ये सब क्या है? नहीं, बात यह है कि सियासी लोग तो सियासी लोग ही होते हैं ना, उनका ताल्लुक़ मासिस से होता है, और बाद दफ़ा वो इस सूरत हाल की वजह से ही, अपने इस मनसब की वजह से ही, अपनी इस पोजीशन की वजह से ही, सियासतदान होने की वजह से ही वो इस सूरत हाल को फेस कर रहे होते हैं। इसलिए लोग भी आते हैं, उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि ब्यूरोक्रेट्स को, जो बहुत से ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए, बहुत से मुलजमान पकड़े गए, बहुत से दहशतगर्द पकड़े गए, वो अभी तक कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आए हैं। सियासतदान तो हर जगह पहुँचते हैं, हर जगह उनको बुलाया जाता है तो वो आ भी जाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मामलात एक क्रॉस द बोर्ड नहीं हैं, और हुकूमत के बारे में बहुत से क्वेश्चंस मौजूद हैं कि हुकूमत पिक एंड चॉइस के तहत काम कर रही है, या हुकूमत के इदारे जो हैं वो कहा जाता है जी आज़ाद और बड़े दयानतदार इदारे हैं, लेकिन वो इदारे जो हैं और बहरहाल किसी न किसी जगह पर किसी न कहीं से इशारा पाने के बाद ही कार्रवाई कर रहे हैं। की तरफ से तो कहा गया ना, लेकिन इदारों पर तो उनकी जानिब से तनकीद भी सामने आई। हमजा शहबाज ने इस बात का खैर यकीन दिला दिया है कि मैं कोशिश करूंगा आइंदा ऐसी अहाते अदालत के बाहर सूरत हाल रोनुमा ना हो, यानी कि वो खुद कह सकते हैं कारकुनान को कि वो ना आए, और यकीनी तौर पर कारकुन तो अपने लीडर की बात मानेंगे। नहीं, लीडर की बात मानेंगे, कारकुनों के अपने भी जज्बात होते हैं। क्या एक एक कारकुन को जाकर हमजा शहबाज ने कहा था कि आप आ जाना, मेरी कोर्ट में पेशी हो रही? ऐसा नहीं है, लोग अपने जज्बे के तहत आते हैं। तो अदालत कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है वो पुरअमन तौर पर जमा होने वालों को मना नहीं कर सकती है। पुरअमन इज्तिमा की हर जगह इजाज़त है। हुकूमत के लिए एक रास्ता है कि वो दफ़ा 144 लगाए और कहे कि जनाब यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा आदमी जमा नहीं हो सकते हैं, तो दूसरी बात होगी। लेकिन जहाँ पर लोगों को जमा होने का ममनू नहीं किया गया है तो उसके जमा होने का एतराज़ात का हमें समझ में नहीं आती है, इसलिए कि लोगों का ये तो राइट है कि लोग कहीं भी एक जगह पर मुज्तमा हों। और इवन
वो अपना अगर कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो नारेबाजी की जाती है। नज़ीर लगारी साहब, एक अजीब माहौल क्रिएट हो जाता है। चले मीडिया की नाराबाजी कौन सी ऐसी गलत बात है? नाराबाजी होनी चाहिए, बड़े जोर शोर से होनी चाहिए। चले ठीक है, मगर आज जो बात की हमजा शहबाज शरीफ ने नैब के हवाले से, हुकूमत और नैब का गठजोड़ है, आपस में मिले हुए हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह की बातें हम कोई आज से नहीं सुन रहे, जब से ये हुकूमत आई है तब से ही सुनने में आ रही हैं। इसके आने वाले दिनों में और फिर शफाफ कार्रवाई में क्या असरात होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि शफाफ कार्रवाई शफाफ नज़र आती है और जो इंतकाम है वो इंतकाम नज़र आता है। इस सूरत हाल में हुआ क्या है, हमने 4 साल सुना, 16, 17, 18, 19 इस साल तक जा रहा है ये मामला पनामा का। हाँ। एक आदमी को बनाया गया और वो विक्टिम बना, वो नाअहल करार दिया गया, फिर उनके रेफरेंस बनाया गया, फिर उनको सज़ा सुनाई गई, फिर उनको जेल भेजा गया एक तरफ। दूसरी तरफ और एक ऐसा ही आदमी जिसके पनामा का, जिसके ऊपर पनामा में नाम था, जिनके वहाँ पर ऑफशोर कंपनीज वगैरह के सिलसिले में उनका नाम दिया गया था, वो वज़ीर बन जाते हैं और उनको इस यही हुकूमती वज़ीर बनाती है। तो दोहरा मयार कैसे होता है? फिर एक और आदमी को नाअहल करार देती है, सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार देती है। जहांगीर तरीन साहब को, उनके खिलाफ ना तो रेफरेंस बनता है, ना उनके खिलाफ कोई ट्रायल होता है, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा होता है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर अपनी हैसियत से ज़्यादा असासे बनाने का केस है तो 30 साल के असासे जहांगीर तरीन के भी निकाल लिए जाएँ, इनके पास फैक्ट्रियाँ कहाँ से आ गई, ये मिलें कैसे लगी हैं। इसी तरह का जो खुसरो बख्तियार का भी निकाल लिया जाए कि इनके कहाँ से आ गए, इनके वालिद साहब मखदूम रुकनुद्दीन के असासों का भी हिसाब लगा लिया जाए और इनके असासों का भी हिसाब लगाया जाए। ये जो उन पर हुन बरसाए, उस हुन बरसने का भी तो कोई बताया जाए ना हमें कि कैसे हुन बरसता है और कैसे ये बारिश होती है और कहाँ से ये उठा कर ले आते हैं पैसे और फिर किस तरह से शुगर मिलें लगाते हैं, किस तरह से ये कारोबार होता है। तो ये भी बताएं ना, ये असासे जो हैं अगर उनकी आमदनी से ज़्यादा हैं तो फिर उसको भी बताया जाए। अब फिर एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर से वाबस्ता तमाम लोगों को छोड़ दिया इसलिए कि मुल्क में जागीरदारी है। करप्ट जागीरदारी निज़ाम को, एक करप्ट नीम सरमायादाराना निज़ाम जो है वो बचाने की कोशिश करता है। फिर और गवर्नेंस का जो निज़ाम है, करप्ट निज़ाम है, वो सब चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस तरह की चीज़ें चल रही होती है। मास्टर्स को कुछ नहीं मिल रहा था, मास्टर्स को सिर्फ गाना सुनाया जाता है कि जी हिसाब कर रहे हैं, हम हिसाब कर रहे हैं, मास्टर्स को कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब परसों देखिए क्या होता है, हमजा शहबाज जब पेश होंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो हम खबर आसिफ अली जरदारी के हवाले से, अब 29 अप्रैल का वक्त मिल गया है, समाअत जो मुलतवी हो गई है आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक के लिए तौसी कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 3 इंक्वायरीज और 2 जो तहकीकात हैं वो अमल अभी जारी है। नज़ीर लगारी साहब, इस मामले का ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट बैठेगा, ये भी हो सकता है कि अगर तय कर चुके हैं इदारे कि इनको गिरफ्तार करना है तो फिर गिरफ्तारी की तरफ जाएंगे, और अगर देख रहे हैं कि जनाब इस तरह की सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी तो फिर दूसरी तरह का कंसिडरेशन होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इल्ज़ामात लोगों के ऊपर लगाते हैं लेकिन आपके पास ऐसा एविडेंस, जरदारी साहब ने 12 साल जेल भी भुगती और उनको 1 साल की सज़ा भी नहीं हुई और वो 12 साल जेल में रहे। 12 साल की मुद्दत जो है तकरीबन 2 उम्र कैद की सज़ाएँ बनती हैं, तो आप उसका हिसाब देंगे उनको कि जिनके ऊपर आपने कुछ साबित भी नहीं किया और उनको 2 उम्र कैद की सज़ाएँ काटी उन्होंने और मुख्तलिफ जेलों में रहे, लाहौर जेल में रहे, अडियाला जेल में रहे, कराची की लांडी जेल में रहे, सेंट्रल जेल में रहे। हमने इनके कई जगह पर मुकदमात भी जाकर देखे। एक लंबे अरसे के लिए इंसान से एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा छीन लेते हैं और फिर आप प्रूफ नहीं होता है तो फिर आप जो है एक पूरी मुहिम चलाते हैं और कहते हैं वो 10%, 20%, फलां%। आप साबित करें ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में और कहें कि जनाब हमने ये साबित कर दिया और इस तरह से सज़ा हुई है। पहले तो आप उसका हिसाब दें जो उनको आपने इतने अरसे तक जेल में रखा है। फिर अगर दोबारा जेल में डालना चाहते हैं तो फिर आप अपनी नीयत बताएं। बिल्कुल सही कहा। नून लीगी MNA हमारे साथ हैं निसार चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अहम समात 1-2 हमजा शहबाज के हवाले से और अब आसिफ अली जरदारी जो कि गैर रस्मन मीडिया के नुमाइंदों से भी बात करते हैं अदालत में पेशी के मौके पर, खासकर जब सहाफ़ी उनको छेड़ते नजर आते हैं तो नून लीग का भी जिक्र ज़रूर करते हैं। कल भी यही बात हुई कि यहाँ तो वही जगह है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब होते थे, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो फिर जरदारी साहब ने जवाब दिया कि वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। ये क्या मामला है? देखिए नाज़िश, हमारा और पीपल्स पार्टी का इस वक्त हमारा मामला ये है कि हम दोनों इनकी ज़्यादतियों का, चीरादस्तियों का शिकार हैं, टारगेट हैं। एहतसाब के नाम पे इंतकाम उनसे लिया जा रहा है जो अपोजिशन में हैं, जो इनके दाएं बाएं लोग बैठे हैं, जो इनकी तिलिस्माती लॉन्ड्री से धुल के बिल्कुल साफ़, बिल्कुल पाक, बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं, जिनके बारे में ख़ुद ये कहते रहे बहुत बड़े डाकू हैं, चोर हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। आज इनके जो दाएं बाएं हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, पाक हैं। और ये सारे का सारा एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम है ये अपोजिशन के लोगों से लिया जा रहा है।
और वो देखें हमारा जो एक दूसरे के साथ कुर्बत जिसका लोग जिक्र करते हैं, जिस तरह वो इकबाल कहता है कि शिरकत गम से वो उल्फत और महकम हो गई। हम चूँकि इनके जो है वो सारे इनका टारगेट बने हुए हैं, इनकी ज़्यादतियों का, चीरा दस्तियों का, मजालिम का, तो जाहिर है कि हम वैसे भी ये है कि एक दूसरे के साथ हमें तावन करना चाहिए अपोजिशन को, लेकिन सच्ची बात यह है कि इनको किसी मौसर अपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये तबाही के हवाले से तो ये खुद कफ़ील हैं अपने करतूतों की बिना पे, अपने वज़ीरों और मशीरों की बिना पे। तो ये तो आवाम बहुत जल्द इनसे बिल्कुल उकता चुके हैं और ये कि आवाम तो बिलबला उठे हैं। लेकिन यही कहा जाता है देखिए कल अपने हल्के से आया हूँ, ऑपोजिशन मिलकर भी एनआरओ की बात करती है, हुकूमत की जानिब से यही जवाब रद्द-ए-अमल सामने आता है, या फिर मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एहतसाब होने लगा है तो फिर ये लोग एक होने लगे हैं। हमने तो हमेशा इनसे कहा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जनाब मियाँ शहबाज शरीफ नाम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है और बार बार कहा है कि हमें बताया तो जाए कि एनआरओ कौन मांग रहा है और किससे मांग रहा है। कोई इनके पास जवाब नहीं है। ये तो देखें, ये सारा जो सारे का सारा ये टोला है, ये गोएबल्स के फ़लसफ़े से मुतासिर हैं और फ़लसफ़ा उसका ये था कि झूठ बोलो और इतनी बार बोलो, इतने तसलसल और तवातर के साथ बोलो कि वो सच लगने लगे। तो यही इनका फ़लसफ़ा है। ये बेबुनियाद इल्ज़ामात, ये झूठे इल्ज़ामात, गालम गलोच, यही कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। हम बार बार कहते हैं कि बताएं जी एनआरओ कौन मांग रहा है और किससे मांग रहा है, इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। इसके बावजूद वो जो इन्होंने वो गर्दान जो है वो जो रटी हुई है वो उसका तकरार करते रहते हैं। इसी पर नज़ीर लगारी साहब से हम लोग कमेंट दे लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब, क्या कुछ हो रहा है, अंदरूनी कहानी कुछ आपको पता लग रही है मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान? नहीं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी दुनिया भर में दर्द का रिश्ता, मुश्तरका रिश्ता होता है, क्योंकि दोनों को तकलीफ़ हुई है और दोनों को जो आज़ार पहुंचाया जा रहा है, तो इस वजह से दोनों के दोनों जो हैं वो एक पेज पर हैं। नहीं, लेकिन वो तो पीटीआई के अब्दुल अलीम खान के साथ भी हुआ है। नहीं, पीटीआई के अब्दुल अलीम खान जो हैं वो खान हैं, वो खान जैसे होते हैं, खान हम रिश्ता होते हैं, हम एक जैसे ही होते हैं। खानों के बारे में बहुत से ऐसे हैं कि जिनका एहसाब ऐसे नज़र आता है कि जैसे नबश्ता दीवारों में अगर हो नहीं रहा है। बहुत सी मैंने अर्ज़ किया ना आपको कि मियाँ नवाज़ शरीफ नाअहल करार दिए गए, जहांगीर तरीन नाअहल करार दिए गए। मियाँ नवाज़ शरीफ के खिलाफ 2 रेफरेंस बने, जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं बना। मियाँ नवाज़ शरीफ को 2 बार सज़ाएँ हुई हैं, 10 साल की और 7 साल की। जहांगीर तरीन को कोई सज़ा नहीं हुई। जहांगीर तरीन के आप 30 साल पहले के असासे निकाल लें, आज के असासे निकाल लें। नवाज़ शरीफ के 30 साल के पहले असासे निकाल लें, आज के असासे निकाल लें। फ़र्क साफ ज़ाहिर है। इस फ़र्क के होते हुए कैसे हम कह सकते हैं कि जनाब सारा का सारा क्रॉस दी बॉर्डर है, एक जैसा हो रहा है, सब कुछ एक जैसा नहीं हो रहा है। इसी तरह से निकाल लें आप खुसरो बख्तियार के एहसास से, उनके वालिद मखदूम रुकनुद्दीन साहब के। हम तो उनके साथ बहुत पैदल भी चलते थे, बहुत सफ़र भी करते थे, लेकिन हमने कभी उनको इस तरह तो नहीं देखा है कि वो फैक्ट्रियों के मालिक हों, मिलों के मालिक हों। उनकी तो शुगर मिले हैं और इतनी बड़ी तादाद में है कि गन्ना जिनसे लेते हैं उनका गन्ना अभी तक पीसा जा रहा है और उनको भी पीसा जा रहा है। इस सूरत हाल में तो बहर बहुत सी चीज़ें जिसका हिसाब किताब होना है। जो जाकर वहाँ पर 10 से दरे अकदस पर बोसा दे और 10 से मुक़द्दस पर जो है एक बोसा और दे दे, तो इससे उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और फिर उनको वजारतें मिलती हैं, बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं। इस तरह तो होता है। लेकिन सर एहतियात से काम तो फिर भी लेना पड़ता है ना। ऐवान में ये तो नहीं बोला जाता, हमने बहुत से नैब देखे हैं, इस वाले नैब को भी देख लेंगे जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बोले। नहीं तो हुआ है ना, उन्होंने देखा नहीं है। उन्होंने कितनी बार जाकर नैब की पेशियाँ भुगती हैं, एक बार सैकड़ों मरतबा उन्होंने जाकर भुगती हैं और गए हैं और तमाम अदालतों में पेश हुए हैं, एक ने एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव में पेश हुए हैं और सबसे बरी होकर आए हैं। और उनको 12 साल तो उनको जेल में रखा गया है ना। उनके 12 साल कौन लौटाएगा जिन जो रेफरेंसेस में वो बरी हुए हैं, और तमाम रेफरेंसेस में वो बरी हुए हैं। अब नए बने हैं तो नए के साथ आप जाकर नए सबूत लेकर आइएगा, नए गवाह लेकर आइएगा, नए एविडेंसेस लेकर जाइएगा, तो फिर जाकर होगा ना। अगर उनको तकलीफ नहीं होगी, जिस आदमी का आप एक दिन छीन लें और एक दिन जाकर किसी को जेल में रख लें, तो वो नहीं या भूलता इस बात को जिसके आपने ज़िंदगी के इतने कीमती साल आपने छीन लिए हैं, वो उसको तलखी नहीं होगी, उसके अंदर दुख नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। चीमा साहब आप बताइएगा कि किस तरह से, आप तो खुद MNA है, नून लीग से आपका ताल्लुक है, जिस तरह से इस वक्त पार्टी के अंदर सरगोशियाँ हैं, आप बखूबी उससे वाकिफ़ होंगे। नवाज शरीफ जो कि इस वक्त बाहर हैं और इलाज मुआवजे के लिए जब वो कई सियासी मसरूफियात में भी नज़र आते हैं तो फिर वो खबरों की जीनत बन जाते हैं, क्योंकि ये मेडिकल की वजह से, तिब्बी जो ज़रूरियात की वजह से उनको जो रिलीफ मिला था, फिर वो उस लाइन से तो हटते नज़र आते हैं। नहीं देखिए नाज़िश, मैं मोहतरम लगारी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये गुजारिश करूँगा कि देख लें मियाँ नवाज शरीफ को
को जिस इल्ज़ाम की बुनियाद पर डिसक्वालीफाई किया गया, जिस केस में उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया, बिल आखिर अदालत ने कहा कि वो तो केस बनता ही नहीं था। अब ये बताइए कि इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटाना गलत था, गैर आइनी था, गैर अखलाकी था। अब यह है कि इसका एहतसाब किसका एहतसाब किया जाए, किससे पूछा जाए, किसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। सच्ची बात यह है कि नैब जो है ये अकाउंटेबिलिटी का इदारा, इसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह लगारी साहब ने कहा कि अपने जो उनके लोग हैं उनके साथ डिफरेंट रवैये हैं, मुख्तलिफ रवैये हैं। जो अपोजिशन के लोग हैं उनके साथ मुख्तलिफ रवैये हैं। जो चीज़ हमारे लिए जुर्म है वो उनके लिए जायज़ है। देख लें, जहांगीर तरीन का जिक्र हो रहा था, लगारी साहब कर रहे थे। देख लें, जहांगीर तरीन साहब कैबिनेट मीटिंग्स में बैठते हैं। अब आपको याद है कि मरीम नवाज़ जब यह है कि उनको जो असाइनमेंट दी गई उससे मुतलका कमेटियों की मीटिंग में जब वो बैठती थी उसमें भी इनको याद होता था। अब यह है कि वो जो अंदाज़ा कर लें कि जहांगीर तरीन साहब कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं और वो जो है वो कोई इतराज़ नहीं है। यानी बात वही है कि वो तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में थी। बात यह है कि जो चीज़ हमारे लिए गलत है वो उनके लिए जायज़ है। हम बाहर से अगर कर्जे लेते थे तो वो जुर्म था। ये हमें इल्हाक नजर आता है। 2014 के धरने की बात हो, जब नून लीग को मुश्किल पड़ी थी, तब पीपल्स पार्टी से फिर मुलाकात हुई थी और फिर एक अहम सिलसिला चल पड़ा था। यही हुआ है कि जब भी माजी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, नून लीग मुश्किल में पड़ी, पीपल्स पार्टी बचाने आई, पीपल्स पार्टी को मुश्किल वक्त का सामना रहा, नून लीग आगे आई। गठजोड़ तो फिर हुकूमत कहेगी अगर हिस्ट्री ऐसी रही हो। नहीं, देखिए बचाने की बात नहीं है। बात यह है कि इस वक्त जो यानी इनके जुल्म और ज़्यादती का शिकार जो भी हो रहे हैं, हाँ। ज़ाहिर है उन्होंने एक दूसरे के करीब आना है और ये एक बिल्कुल फितरी अमल है। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन लीडरों का एक दूसरे के साथ मिलना, उनके साथ मुफाहमत करना, उनके साथ डिस्कस करना मामलात और मुल्क की मफाद में, जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, सिस्टम के इस्तेकाम के लिए ये बिल्कुल एक फितरी और नेचुरल बात है। लेकिन मैंने जिस तरह गुजारिश की कि इनके करतूत जो हैं वो इस तरह के सामने हमारे सामने है, पूरी कौम के सामने है। अवाम बिल्कुल बिलबला उठे हैं। महंगाई के तूफ़ान जिस तरह ये जो उनका सामना करना पड़ रहा है, अवाम को बार बार महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। अंदाज़ा कर लें कि गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, डॉलर की कीमत 140 तक पहुँच गई है, जिसकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। अवाम तो बिल्कुल कानों को हाथ लगा रहे हैं। और तूफान जो आया, जिस तरह निसार चीरमा साहब फरमा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर अवाम के रिलीफ के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए तो फिर बड़ी जमातों को, अपोजिशन जमातों को हुकूमत के कुछ ऐसे फैसलों के खिलाफ जमा होना पड़ता है, इकट्ठा और एक होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा होता है। बात यह है कि सियासी जमातों का और क्या किरदार क्या बनता है, वो मासेस के लिए होता है ना। जो कुछ भी हुआ है, मासेस को तकलीफ होगी तो सियासी जमातें तो चुप होकर नहीं बैठ सकती ना, खामोश होकर नहीं बैठ सकती। अच्छा, उसका कोई सबब होता है। आप कहते हैं जी कौम कुर्बानी दे, कौम कुर्बानी, जब लीडर कुर्बानी दे रहा हो तो आप कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं? आपके धंधे तो रोज़ अफजू हैं, आपका तो कारोबार चल रहा है, आपके सारे के सारी आपकी फैक्ट्रियों को जो आपकी शुगर मिले हैं उनको तो सब्सिडीज़ मिल रही हैं। आपको जो है हिंग भी नहीं लग रहा है, फटकरी भी नहीं लग रही है, आपका तो रंग चोखा चोखा होता जा रहा है, आपको तो गवर्नमेंट के ख़जाने से मिल रहे हैं, आपका चीनी बिके ना बिके, आप सब्सिडी ले लें और आप मज़े करें। और जिस जासमी को एक एक रोटी की ज़रूरत है वो अपने बच्चों को भूखा सुलाता है। और इस कदर दरिंदगी होती है। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि आपने देखा है कि डेरा गाजी खान में जो बच्ची के साथ तीसरी क्लास की बच्ची थी, वो किताबें लेकर जा रही है, उसकी मैयत के साथ किताबें पड़ी हुई। कोई है पूछने वाला इस मुल्क के अंदर? कोई बात करने वाला है? इस पर कोई बात नहीं करेंगे कि एक बच्ची किताबें लेने जाती है अपनी क्लास के लिए और मार दी जाती है, कत्ल कर जाती है, उसके साथ उसकी बेरहमती की जाती है और खेतों में फेंक दिया जाता है। इस पर कोई बात नहीं करेंगे। इस पर क्योंकि बात नहीं करनी है इसलिए कि ये कोई इशू नहीं है, इशू कोई भी नहीं। और ये हुकूमत अगर कोई इशू आता है सामने तो फिर हुकूमत को डिफेंस में जाने की बजाय वो कहती है और हमला करें, और ये हमसे ये तो एनआरओ मांग रहे हैं और इस तरह की दास्तानें शुरू कर। जितने मांगने वाले पूछते हैं भाई अल्लाह के वास्ते बताओ तो सही कौन मांग रहा है, एक नाम तो दे दो। लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं सामने आया। बिल्कुल सही कहा आपने नज़ीर लगारी साहब। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही जिस तरह से, तो ये भी बताएं मौलाना फजलुर रहमान जो साबिक सदर से मिलने गए और नवाज शरीफ से गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई, ये किस सिलसिले की कड़ी है, इस पर भी तफसीली बात होगी। और भारत में होने वाले खास तौर पर आम इंतखाबात, इस बारे में भी आपको इस प्रोग्राम में अपडेट करेंगे। अभी शॉर्ट ब्रेक, देखते रहिए बोल न्यूज़। की
जानिब दोबारा बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो अहम मुलाकातों में इस वक्त मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से गुज़िश्ता रोज़ जब उनकी मुलाकात हुई, मीडिया के नुमाइंदों से बात भी हुई और यही पूछा गया कि कैसी रही मुलाकात, तो उनका जवाब यही था, अच्छी रही। जी नज़ीर लगारी साहब, कितनी अच्छी मुलाकात हो सकती है और ख़ासकर मुस्तक़बिल करीब में इसके असरात क्या मुरतब होने जा रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान फील्ड में हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में और पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में और KP में इतने बड़े जलसे किए हैं कि इंतखाबी जलसों में बड़ी पार्टियों ने भी इतने बड़े जलसे नहीं किए और जीतने वाली पार्टी ने भी इतने बड़े जलसे नहीं किए। सक्खर का जलसा इतना बड़ा जलसा था कि क्राउड का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। मर्दान का जलसा, डेरा इस्माइल खान का जलसा, डेरा सरगोदा का जलसा, इतने बड़े जलसे थे कि अपने अपने शहरों की तारीख़ के उनको तमाम बहुत बड़े जलसों के अंदर शुमार किया जा सकता है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान मैदान में हैं और उन्होंने अपना जो भी मासेस हैं उनको एक्टिवेट किया हुआ है, स्ट्रीट पर लेकर आए हैं। हाँ। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी और PMLN का वर्कर भी बेताब है कि वो इस सारे अमल में जो कुछ हो रहा है वो उससे मुतमईन नहीं है। ख़ास तौर पर एहतसाब से कतई नज़र जो गवर्नेंस है वो ज़ीरो की हो गई है, यानी कोई गवर्नेंस नहीं है मुल्क के अंदर। आप जाकर देखें सरकारी दफातर में, सूबाई सरकारी दफातर में, सेक्रेटरीज़ के दफातर में, कमिश्नरों के दफातर में, DCs के दफातर में, किसी दफ्तर में कोई शख्स फाइल को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, कोई शख्स आगे आने को तैयार नहीं है, कोई शख्स ये बात करने को तैयार नहीं है कि लोग रुल रहे हैं, लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं मगर काम नहीं हो रहे, इसलिए कि उनका ये ख्याल है कि उनको एहतसाब का डंडा होगा। लेकिन बाज़ दफातर में कानून की सरासर कानून शिकनी हो रही है, बाज़ दफातर में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, अदालती फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक से ज़्यादा इदारों में जो है अदालती फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है, नहीं माना जा रहा है। ये एक लाख कानूनियत की फ़िज़ा पैदा हो गई है, एक अनारकी की फ़िज़ा पैदा हो गई है, गवर्नेंस ज़ीरो हो गई और जहाँ पर कोई काम हो रहा है तो कानून की खिलाफ वर्जी करते हो रहा है, जहाँ कोई काम हो रहा है तो वो अदालती फैसलों का मजाक उड़ाते हो रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर मासस परेशान हैं, लोग परेशान हैं, लोग जान छुड़ाना चाहते हैं सारे के सारे सिस्टम से जो करप्ट, फ्यूडल, नीम जागीरदाराना, नीम कबायली, नीम सरमायादाराना करप्ट सिस्टम है, जिसको करप्ट इदारे जो हैं तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इस बुनियाद पर ये सिस्टम ज़्यादा देर नहीं चलता। सिस्टम रियासत के लिए बनाया गया है, हर सिस्टम। निसार चीमा, इस पर आपकी भी राय लेंगे क्योंकि नून लीग की रहनुमा हैं आप और कल नून लीग के जो पहले कायद भी रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बारे में। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला ने। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। पहले तो शागिर्दी में लेने की बात की जा रही थी और अब साबिक़ सदर से मिलने के लिए ख़ुद मौलाना साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शागिर्दी की बात बिलावल के बारे में की गई और मौलाना साहब के पास मेरे ख्याल में आपका हाफिजा अगर कमज़ोर ना हो, यादाश्त 2-3 बार आसिफ अली जरदारी साहब खुद मौलाना साहब के पास घर आए थे। बिल्कुल सही कहा। तो लिहाजा इसमें कोई कबाहत नहीं है कि मौलाना साहब आसिफ अली जरदारी साहब के घर जाते हैं, क्योंकि वो भी बार बार आ चुके हैं, मौलाना साहब भी जाते हैं। सियासी दुनिया में और पाकिस्तान की मशरिकी रिवायात में मेल मिलाप रहता है। ये जरूर होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई सियासी मकासद हो सकते हैं हाफिज साहब इसके? देखिए, बुनियादी तौर पर बात भी ये है कि घर को मजबूत रखने के लिए अगर मईशत की ज़रूरत है, नान नफ़के की ज़रूरत है, उसके लिए ज़राए आमदन की ज़रूरत है। 22 करोड़ आवाम पर मुश्तमिल एक रियासत जो एटमी मुल्क है जी, और एक इस्लामी रियासत, उसके लिए मईशत इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन आपकी मईशत तबाह हो चुकी है। खुद वज़ीर खाली ख़जाना कहते हैं कि हमारी मईशत डूब चुकी है, मुल्क जवालियापन की तरफ बढ़ रही है और कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आप मौजूदा जो पार्टी है, मौजूदा जो हुकूमत है, हुक्मरान है, वो चीन जाते हैं या UAE या सऊदी अरब, वहाँ उनकी तकरीर का बुनियादी इन्वान ये है कि हमारा मुल्क करप्ट है, हमारे मुल्क के इदारे करप्ट है। तो जब आप ये बातें करते हैं तो कौन सरमायाकारी के लिए इधर आएंगे? तो इसलिए लोग जो यहाँ के सरमायाकार है वो सरमाया निकाल रहे हैं और बिजली,
गैस, पेट्रोल, जो आम इसका असर, मनफी असर आम लोगों पे पड़ता है, गरीब लोगों के पर पड़ता है। तो जब आपकी मैशियत तबाह हो चुकी है, 7 महीने में इस हुकूमत ने 3,400 अरब रुपए कर्जा लिया है, जो गुज़िश्ता 30 साल अदवार में इतना कर्जा नहीं लिया गया है। तो इस सूरत हाल में यह जरूरी है कि आप, मुल्क हमारे लिए अजीज है, 22 करोड़ अवाम हमारे लिए अजीज है, मुल्क की कानून हमारे लिए अजीज है। दूसरी तरफ बात यह है कि इंडिया उधर अंके दिखा रहे हैं हमें, उधर ईरान हमसे नाराज है, अफगानिस्तान से हमारी लड़ाई है, आपके पड़ोस की सूरत हाल तीनों वो आप बैठे हैं, बिलखुसूस इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी में वो इंतजार में मौके को देखते हैं। और आपको ये भी तारीखी हवाले से मालूम है कि सोवियत यूनियन इस वजह से नहीं टूटा कि एटम नहीं था, वहां एटम था, मैशियत उसकी तबाह हो गई। लिहाजा ये हमारे सियासतदानों की, मीडिया की और तमाम तबकात की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क को माशी तौर पर कैसे मजबूत करेंगे, बिल्कुल सही। इस मुल्क की जोग्राफिये को और उनकी इस मुल्क की सालिमियत को कैसे महफूज रखेंगे। इसका वाहिद तरीका यह है कि इस नहुसत को इस मुल्क से हटा दिया जाए। और ये मुलाकातें इसी सिलसिले की कड़ी है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। की कड़ी है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप बोल न्यूज़ से बात कर रहे थे और हमारे साथ नून लीगी रहनुमा भी निसार चीमा साहब मौजूद है। निसार चीमा, जिस तरह से हाफिज अब्दुल्ला साहब ने फरमाया कि जो इस वक्त मुल्की इंतशार है, महंगाई का तूफान है, जो हालात व वाक़यात हैं, इस पर तो आवाम की फलाह बहबूद और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सबको एक हो जाना ही चाहिए था, और ये मुलाकातें भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। देखिए नाज़िर, असल में मौलाना फजल रहमान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है और उनके मुख्तलिफ़ कायदीन के साथ बाहमी एहतराम का रिश्ता है। सब लोग उनका एहतराम करते हैं और अगर वो सब के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं एक मुल्की मफाद में, एक कौमी मफाद में और एक मुतफ़िका लाएअमल तैयार करने के लिए, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा मुबारक कदम है। लेकिन इस मौके पे मैं अभी ये आप बीच में दिखा रहे थे पंजाब के वज़ीर कानून जो है राजा बशारत साहब की प्रेस कानून, मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये गुजारिश कर दूँ कि ये जो है ये नया बल्दियाती निज़ाम जो लाना चाह रहे हैं, इसमें इन्होंने ज़िले का, इन्होंने ये राजा बशारत साहब ने कौम को ये बशारत दी है कि हम ज़िले का जो टियर है उसको ख़त्म कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा अहमकाना कदम हो नहीं सकता। इनको शायद आइडिया ही नहीं है, इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है कि देखें जब तक डिस्ट्रिक्ट का टियर कायम है, जब तक के डिप्टी कमिश्नर कायम है, जब तक DPO कायम है, जब तक मुख्तलिफ महकमों के जो ज़िली सरबराह कायम हैं, जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ज़िले का कायम है, उस वक्त तक बल्दियाती इदारों से ज़िले का टियर ख़त्म करना इंतहाई अहमकाना कदम है। और ये मैं समझता हूँ कि इनको बिल आखिर इस पर भी यू टर्न लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब। इस मामले पर आपने रोशनी डाली और कहा कि कोई स्टेप लेना पड़ता है तो फिर तमाम सियासी जमातें आ मिल बैठती हैं, और अगर कोई इंतशार किसी सूरत हाल या महंगाई का तूफान बरपा हो। नज़ीर लगारी साहब यही बात जो कर रहे थे महंगाई के हवाले से भी और दीगर जो इशूज़ थे उस पर भी बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। अहम मामलात और मौज़ूआत पर बात हुई। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों के लिए भी बोल न्यूज़ के साथ रहिए।